हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर सेकंड विलयन। कल हमने राउल्ट के नियम का अध्ययन किया था और राउल्ट के नियम से हमने दो छोटे छोटे से व्यंजक पढ़े थे। अब आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला आज का जो हमारा प्रश्न बनेगा, राउल्ट के नियम से किसी भी अवाष्पशील विलययुक्त विलायक के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। इसका प्रश्न आपके सामने लिख देती हूँ। प्रश्न ये है कि राउल्ट के नियम से किसकी गणना करनी है? किसी अवाष्पशील, मैं प्रश्न पूरा बोल रही हूँ लेकिन लिखा शॉर्टकट में है। राउल्ट के नियम से किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। एमबी का मतलब क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। एक बार मैं वापस सारी चीज़ें आपको रिपीट बता दूं कि इस चैप्टर में अगर कहीं ए दिखेगा, इसका मतलब क्या होता है? विलायक। बी का मतलब क्या होता है? विलेय। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और एम का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान। अब यदि कोई आपसे कहे कि विलायक का द्रव्यमान लिखकर बताओ, तो विलायक का द्रव्यमान होगा WA और विलेय का द्रव्यमान क्या होगा? WB। इसी प्रकार से विलायक का आणविक द्रव्यमान MA और विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? MB। तो बस वही तो लिखा है कि राउल्ट के नियम से किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के MB की गणना, यानी कि विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। एक और चीज समझिए, N का मतलब क्या होता है? मोलों की संख्या। अब इसको क्या बोलेंगे हम? विलायक के मोलों की संख्या। और ये क्या कहलाएगा? विलेय के मोलों की संख्या। एक और चीज, हमने मोल प्रभाज यानी मोल अंश भी तो पढ़ा है ना। तो x मतलब मोल अंश और XA मतलब विलायक का मोल अंश और XB मतलब कि विलेय का मोल अंश या मोल प्रभाज। तो हमको आज के इस प्रश्न में इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको एक बार इसको रिवाइज करवा दिया है ना। तो हमारा प्रश्न है, राउल्ट के नियम से किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब अवाष्पशील विलययुक्त का मतलब क्या होता है? तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उसको वापस रिपीट करके देखें। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको कि मान लीजिए हमारे पास में एक बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या होता है? शुद्ध विलायक। सिर्फ पानी हो तो उसको बोलते हैं शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है P0A, वो हमेशा कैसा होता है? अधिक होता है। लेकिन जब इस शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए जाते हैं, अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसा विलेय पदार्थ जो स्वयं कभी भी वाष्पीकृत नहीं हो सकता है ना। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के रूप में हमने मिला दिया था नमक। तो जब इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है तो ऐसा विलयन जिसमें A और B दोनों प्रेजेंट है, तो अब उसको आप शुद्ध विलायक नहीं बोल सकते, उसको हम बोलते हैं विलयन। और विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो PA होता है और वो P0A की तुलना में हमेशा कम होता है। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में पढ़ ली थी। आपको इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप कल का वीडियो दोबारा देख सकते हैं, है ना। हम हमारे मुख्य प्रश्न पे आ जाते हैं। अब हम इसका हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि राउल्ट के नियम से, है ना, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो राउल्ट का नियम होता है वो क्या कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी P0A माइनस PA बटे P0A, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस पूरे को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और XB को क्या बोलते हैं? विलेय का मोल प्रभाज। तो हम जानते हैं राउल्ट के नियम से कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि जो XB होता है उस XB का मान किसके बराबर होता है ना। XB का मान, हमने मोल प्रभाज की परिभाषा भी पढ़ी है कि किसी विलेय या विलायक का जो मोल प्रभाज होता है किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो आगे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को बच्चों व्यंजक कहते हैं, है ना। व्यंजक हल कर रहे हैं अपन। अब हम आगे लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि XB बराबर क्या वैल्यू होती है? NB बटे NA प्लस NB। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब आगे हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो, समीकरण 1 में XB की वैल्यू दी है और XB की वैल्यू ये होती है, तो आगे हम लिखेंगे
P0A माइनस PA बटे P0A बराबर NB बटे Na प्लस NB। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब हमको ये भी तो पता है कि जो मोलों की संख्या होती है Na और Nb का मान जो होता है वो द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आगे हमको ये बात लिखनी पड़ेगी कि हम ये भी जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि Na बराबर कितना होता है WA बटे MA, है ना, और NB बराबर कितना होता है WB बटे MB। अब आगे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में Na तथा NB का मान रखने पर, है ना, समीकरण 3 में Na व NB का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब हम Na और NB का मान रखेंगे तो हमारा अगला स्टेप क्या बनेगा। देखिए समीकरण 3 ये है P0A माइनस PA बटे P0A, तो ऐसा कैसे आ जाएगा, है ना। तो इसको हम आगे हल करते हैं। P0A माइनस PA बटे P0A, अब बराबर जो XB था उस XB के स्थान पे हमने XB के स्थान पे ये रखा और इसके स्थान पे हम NB और Na प्लस NB की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऊपर क्या लिखा है NB, तो NB का मान होता है WB बटे MB और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा Na का मान WA बटे MA, है ना, और प्लस इधर आ जाएगा WB बटे MB। ठीक है, अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप तक हम इजीली आ गए। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लागू करेंगे कि यदि इसे तनु विलयन पर लागू किया जाए, यदि इसे तनु विलयन पर लागू किया जाए तो तनु विलयन पर जब लागू करते हैं तो पहले तो हम ये समझे तनु विलयन क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि विलयन दो तरह के होते हैं, सांद्र और तनु। तो सांद्र विलयन में क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन का मतलब होता है कि जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा और विलेय की मात्रा, सॉरी उल्टा बोल दिया, सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है और तनु विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है ना। तनु विलयन पर लागू किया जाए, मैं आपकी मदद के लिए लिख रही हूँ कि विलेय जहाँ पर कम हो, ठीक है, तो विलेय कम हो तो देखना ज़रा यहाँ पे, आप इस स्टेप को ध्यान से देखो। A किसके लिए यूज़ करते हैं, विलायक के लिए, और B किसके लिए यूज़ करते हैं, विलेय के लिए। तो आप देखिए ना इसमें विलेय दो दो बार दिखाई दे रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो हम आगे एक बात लिखना चाहेंगे कि यदि इसे तनु विलयन पर लागू किया जाए तो समीकरण 4 के हर में, हर क्या होता है, अंश और हर, बटे के ऊपर अंश बटे के नीचे हर, तो समीकरण 4 के हर में WB बटे MB को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, ठीक है, समीकरण 4 के हर में WB बटे MB को नगण्य मानेंगे। तो चलो आगे लिखते हैं, क्या आ जाएगा, P0A माइनस PA बटे P0A बराबर, ऊपर क्या है WB बटे MB और पूरे के बटे में क्या क्या है, दोनों चीज़ें हैं, पर इसको हमें निगलेक्ट करना है, इसको नगण्य मानना है। तो नीचे आ जाएगा WA बटे MA। अब इसको आगे हल करते हैं, तो P0A माइनस PA बटे P0A बराबर, देखिए WB बटे MB तो ऐसा का ऐसे ही है ना। अब जब ये चीज़ ऊपर जाती है तो इनटू करके ये पलट जाती है संख्या, तो ऊपर जब ये जाएगा तो गुणित आ जाएगा ऊपर, ऊपर होगा MA और नीचे आ जाएगा WA। ठीक है, अब हमको गणना किसकी करनी है, हमारा मुख्य प्रश्न क्या था कि राउल्ट के नियम से किसी अवाष्पशील विलेयुक्त विलायक के MB की गणना करो, मतलब कि विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान कौन होता है, इनमें से MB होता है। अब इस MB को ले जाते हैं उधर और बाकी सबको ले जाते हैं इधर, मतलब अंत में अब हम इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि त्रियक गुणा। इस MB को इधर ले आते हैं,
ठीक है, Mb को ले आए हम इधर, है ना। अब पूरे देखिए, अब ये चीज़ चली जाएगी नीचे और ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से स्टार्ट करते, P0A गया ऊपर, तो P0A गुणित क्या क्या है ऊपर, WB गुणित MA, फिर पूरे के बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, P0A माइनस PA, है ना। और फिर MB तो इस तरफ आ गया, तो अंत में क्या आ जाएगा यहाँ पे, WA। ये जो अंतिम स्टेप बना है, इसी स्टेप को हम कहेंगे कि यही है विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करने वाला स्टेप। और अब लास्ट में, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, अंत में आपको सब कुछ क्लियर करके बताना पड़ेगा। क्या क्या क्लियर करना पड़ेगा, हमको आगे यहाँ लिखना होगा कि जहाँ MB बराबर क्या होता है, MB विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। P0A क्या है, अभी आपको शुरुआत में बताया था, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। उसके बाद में क्या लिखा है, WB, क्या होता है WB, विलेय का द्रव्यमान। फिर लिखा है MA क्या चीज़ है, विलायक का आणविक द्रव्यमान। फिर नीचे लिखा है P0A माइनस PA, याद करो कल का हमने ये पढ़ा था, वाष्प दाब में अवनमन। और अंत में WA, इसको हम कहेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो इस तरह से पूरा व्यंजक कंप्लीट हुआ। एक बार और रिपीट करके समझाती हूँ मैं आपको, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। प्रश्न था, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम जानते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो XB के यानी कि विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए ये चीज़ है, और विलेय का मोल प्रभाज XB होता है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि XB का मान NB बटे Na प्लस NB के बराबर होता है ना। तो हम समीकरण 1 व 2 के आधार पर ये पार्ट ले आते हैं, समीकरण नंबर 3। पर हम ये भी तो जानते हैं कि Na का मान ये और NB का मान ये होता है। अतः समीकरण 3 में Na और NB का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में जब मान रखते हैं तो ये वाला स्टेप आ जाता है। अब इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 4, और यहाँ पे कंडीशन लागू की कि यदि इसे तनु विलयन पर लागू किया जाए तो तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा कम होती है इसलिए इस पूरे समीकरण नंबर 4 के हर में WB बटे MB को नगण्य मानने पर, तो जब WB बटे MB को नगण्य मानेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका 5वां स्टेप ये बनेगा कि ये चीज़ गायब हो जाएगी। तो ऊपर तो है WB बटे MB, नीचे है WA बटे MA। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये P0A माइनस ये तो पूरा यहाँ पे है, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाके पलट जाएगी, तो MA ऊपर WA नीचे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तिर्यक गुणा किया जाएगा, तो उस आधार पे ये लास्ट का स्टेप आता है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट MB की गणना का एक छोटा सा व्यंजक। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन वाला जो हमारा पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, उससे संबंधित हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हल करने हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, है ना। हमारा अगला प्रश्न है आदर्श विलयन और एक और क्या चीज है, अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन क्या चीज होती है ना। तो देखिए, आप लोगों ने जैसे लास्ट ईयर 11th में आदर्श गैस के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आदर्श गैसें वे गैसें होती हैं जो PV बराबर nRT का, यानी कि आदर्श गैस समीकरण जिसको हम PV बराबर nRT कहते हैं। तो आदर्श गैस वो जो PV बराबर nRT का पालन करे, और वास्तविक गैस वो जो PV बराबर nRT का पालन बिल्कुल भी नहीं करे। ठीक ऐसे ही आदर्श विलयन किसको कहेंगे, आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पूरी तरह पालन करता है। राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसे तो हम कहेंगे आदर्श विलयन, और वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम कहेंगे अनादर्श विलयन। तो एक लाइन में बात समझ में आ गई कि राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयनों को आदर्श विलयन कहते हैं, और राउल्ट के नियम का पालन न करने वाले विलयनों को अनादर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट के नियम के अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जब ये बनते हैं, है ना, दूसरी बात यह है कि इनके बनने पर, जब आदर्श विलयन बनते हैं तो इनके बनने पर आयतन और एक होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी जो है ना वो ऊर्जा का ही एक प्रकार है। एंथैल्पी में कोई
परिवर्तन नहीं होता है। इनके बनने पर आयतन और एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा H बराबर 0 या डेल्टा V बराबर भी 0। एंथैल्पी और आयतन के परिवर्तन को इस चिन्ह से शो करते हैं। H मतलब एंथैल्पी, V मतलब आयतन और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन का चिन्ह। और राउल्ट के नियम का ये विलयन पालन करता है। तो राउल्ट का नियम क्या था? PA इज प्रोपोर्शनल टू X से याद आया, या PA बराबर K इंटू XA। तो यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह आएगा और इस हिसाब से अगर विलय पर लागू किया जाए तो ये वाला स्टेप बन जाएगा। तो जो राउल्ट के नियम का हर सांद्रण और हर ताप के परस्पर पालन करता है वह तो आदर्श विलयन है, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, साथ ही इनके बनने पर ना तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, यानी इसमें लिखा है कि एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इसमें एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है और आयतन में भी परिवर्तन होता है। साथ ही ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कंप्लीट करके यहाँ लास्ट में लगा दो क्रॉस, ठीक है। तो इस तरह से आदर्श और अनादर्श विलयन में एक प्रकार का डिफरेंस भी हम सीखते जा रहे हैं, है ना। आदर्श और अनादर्श विलयन में आप आगे एक चीज़ और जान सकते हैं कि कोई भी विलयन, इस दुनिया का कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं है, लेकिन जितने भी विलयन हैं वो सभी के सभी आदर्श विलयन माने जाते हैं, है ना। अब इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं तो हमें इनके उदाहरण याद रखने हैं। और अच्छा, जब भी आदर्श विलयन की बात चल रही ना तो दो दो के जोड़े में उदाहरण आएंगे। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है बेंजीन तथा टालुइन। टालुइन का फॉर्मूला C6H5CH3। आप चाहें तो शब्दों में भी लिख सकते हैं, बेंजीन तथा टालुइन। फिर इसका एक एग्जाम्पल और है क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन। देखिए दो दो क्यों हैं? क्योंकि एक विलायक है और एक विलेय है ना। फिर एक एग्जाम्पल और ऊपर हम लिख लेते हैं तीसरे नंबर पे, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के अलावा एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, है ना। एथिल ब्रोमाइड तथा एथिल आयोडाइड, जितने भी एग्जाम्पल है ना सब याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल है इसमें नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन। क्या होता है ये नॉर्मल? ये मतलब सीधी श्रृंखला वाले, हेप्टेन यानी 7 कार्बन और हेक्सेन मतलब कि 6 कार्बन। इसके अलावा एक उदाहरण और है प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। सारे एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, ब्यूटेनॉल तथा प्रोपेनॉल। तो ये हैं सभी आदर्श विलयन के उदाहरण। एक बार फिर से आदर्श विलयन को हम रिपीट करते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का हर ताप, सांद्रण और परस्पर राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं उनको आदर्श विलयन कहते हैं। इनके बनने पर ना तो आयतन में परिवर्तन होता है और ना ही एंथैल्पी में कोई परिवर्तन होता है। फिर वास्तव में दुनिया में कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं है ना। फिर एग्जाम्पल्स तो कितने सारे उदाहरण हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब आते हैं हम इस तरफ। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं हम अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन के बनने पर आयतन में भी परिवर्तन होता है और एंथैल्पी में भी परिवर्तन होता है, और जितने भी विलयन हैं वो सारे के सारे अनादर्श विलयन ही होते हैं। अब आते हैं हम इनके उदाहरणों में। इनके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, है ना। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन। आप चाहें तो शब्दों में भी लिख सकते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और दूसरा है एसीटोन। दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन तथा क्लोरोफॉर्म, बेंजीन तथा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, है ना। इसका अगला एग्जाम्पल है एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड, CH3COCH3 मतलब एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड मतलब कि CS2। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड CHCl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। और एग्जाम्पल्स इसका एक और उदाहरण है क्लोरोफॉर्म तथा ईथर CHCl3 तथा ईथर कोई सा भी हो सकता है CH3
चलो यहाँ पे सिर्फ ईथर लिख देती हूँ मैं। डाइथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, किसी भी प्रकार का ईथर हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हमको सभी में याद रखने हैं। तो एक प्रकार से मैंने आपको यहाँ 2 प्रश्न पढ़ा दिए, है ना। आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, साथ ही आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। इसके बाद एक बात और आती है कि ये जो अनादर्श विलयन होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। क्योंकि हमने इसकी परिभाषा में लिखा है कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, इनका जो ताप, दाब और सांद्रण होता है ना, या तो राउल्ट के नियम से ज़्यादा या राउल्ट के नियम से कम होता है। तो जिनका ताप और सांद्रण राउल्ट के नियम से ज़्यादा होता है उनको धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं, और जिनका ताप और सांद्रण राउल्ट के द्वारा दिए गए ताप और सांद्रण से कम होता है उन्हें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के थे। आदर्श विलयन तो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, पर जो अनादर्श विलयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि एक होता है धनात्मक, इसका पूरा नाम हम लिखेंगे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इतना बड़ा नाम है इसका, है ना। और उस तरफ हम क्या लिखेंगे, धनात्मक के स्थान पे अब अगला शब्द क्या आ जाएगा हमारा कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ये आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह ग्राफ वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच बना हुआ है। तो इसको जानने के पहले हम पहले समझ लें कि धनात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनके वाष्प दाब का मान, क्योंकि राउल्ट के नियम का तो दोनों ही पालन नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाष्प दाब, तो हम यहाँ लिखेंगे कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के जो वाष्प दाब का मान होता है वो राउल्ट द्वारा दिए गए, यानी राउल्ट द्वारा परिकलित मान से, राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से सदैव अधिक होता है। एक बार फिर से सुनो, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनके वाष्प दाब का मान राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है। दूसरी बात, इनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन दोनों में धनात्मक परिवर्तन होता है। मतलब एंथैल्पी भी इनकी ज़्यादा बनती है और आयतन में भी जो परिवर्तन होता है वो अधिक होता है ना। तो ये तो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इनके एग्जाम्पल, वैसे तो अभी मैंने जो आपको बहुत सारे उदाहरण बताए ना वो इसी से रिलेटेड बताए थे, पर इसके अपन 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका एसीटोन, और एसीटोन के साथ में लिया जाता है कार्बन डाइसल्फाइड। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैं आपको चित्र अभी 2 मिनट बाद समझाती हूँ, है ना। दूसरी बात आती है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनके वाष्प दाब का मान राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से, देखिए, कम होता है। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो राउल्ट द्वारा परिकलित वाष्प दाब का मान है। तो धनात्मक वाले का तो मान ज़्यादा है, जबकि इसका जो वाष्प दाब का मान है वो राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से कम होता है ना। इसके वाष्प दाब का मान राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से हमेशा कम होता है। और दूसरी बात, इनके बनने पर एंथैल्पी में भी
ऋणात्मक परिवर्तन होता है और आयतन में भी ऋणात्मक परिवर्तन होता है, यानी दोनों के बनने पर एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन थोड़ा सा कम होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, बेंजीन के साथ में क्लोरोफॉर्म, है ना, और एक उदाहरण और लेते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में एसीटोन, CHCl3 और CH3COCH3, इसको एसीटोन कहते हैं। अब होगा आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न, क्योंकि मैंने आपको आदर्श और अनादर्श विलयन जब बताया उसमें 5-5 एग्जाम्पल्स बताए थे, और आदर्श विलयन के तो चलो ठीक है, लेकिन अनादर्श विलयन में आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि धनात्मक वाले के एग्जाम्पल कौन से और ऋणात्मक वाले के कौन से हैं। अब आइए हम इस ग्राफ को ध्यान से समझें। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है ये वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच खींचा गया एक ग्राफ है। इसमें जो डॉटेड लाइन बताई जा रही है, ये डॉटेड लाइन जो है ये वाष्प दाब को शो कर रही है। ये वाली जो लाइन है डॉटेड लाइन, PA प्लस PB इज इक्वल टू B, P मतलब कि विलायक का वाष्प दाब प्लस विलयन का विलय का वाष्प दाब, विलायक और विलय मिलकर विलयन बनता है, तो यहाँ पे विलायक और विलय का वाष्प दाब बराबर P। इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये विलयन के वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रही है, फिर ये जो लाइन है ये विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रही है, और ये विलय के वाष्प दाब को प्रदर्शित कर रही है। तो राउल्ट द्वारा, और ये मोल प्रभाज है, इस पॉइंट पर XA बराबर 0 है ना, इस पॉइंट पे XA बराबर पता है क्यों 0 है, क्योंकि ये लाइन किसकी है, ये लाइन देखो PB, B मतलब विलय की लाइन है, तो विलय में विलायक X, विलायक का मोल प्रभाज 0 होगा और विलय का मोल प्रभाज 1 होगा। इसी प्रकार से ये वाली लाइन देखना ज़रा, यहाँ पे XA बराबर 1 है, क्योंकि ये विलायक है तो विलायक का मोल प्रभाज 1, और XB बराबर 0, क्योंकि ये विलायक का है तो विलय 0 होगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी, सेम चीज़ें, मैं आपको इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँ। देखिए ये क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये विलायक का वाष्प दाब है और ये विलय का वाष्प दाब है, ये राउल्ट द्वारा परिकलित वाष्प दाब है। अब क्या होता है कि जब हम धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन का ग्राफ खींचते हैं तो हम ये देखते हैं कि देखिए वाष्प दाब के जो मान हैं ये राउल्ट द्वारा परिकलित मान है, और ये देखो ये ऊपर से जा रहा है। इसी प्रकार इसमें देखो ये भी ऊपर से और ये वाला भी ऊपर से, इसका मतलब इसमें ये राउल्ट के नियम से इतना ज़्यादा शो हो रहा है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसे विलयन जिनके वाष्प दाब के मान राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम कहते हैं धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन, और इसके एग्जाम्पल्स है एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, तो इसमें देखिए इनके वाष्प दाब का मान राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से नीचे से आ रहा है, ये वाला भी देखो नीचे आ रहा है और ये वाला भी, इसीलिए इनके वाष्प दाब के मान राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से कम होते हैं। इनको कहते हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, जिसके एग्जाम्पल्स है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन। ठीक है, तो आपको अगर प्रश्न आता है कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, तो आपको आदर्श और अनादर्श विलयन को डिस्क्राइब करते हुए ये बताना है कि अनादर्श विलयन 2 तरह के होते हैं, और कौन कौन से 2 तरह के, दोनों प्रकार। अब एक और प्रश्न बन सकता है इसमें कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में अंतर लिखो। तो पहला अंतर क्या होगा कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के वाष्प दाब का मान राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से अधिक होता है। उधर क्या लिखोगे कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के वाष्प दाब का मान राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब के मान से कम होता है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में धनात्मक परिवर्तन होता है, जबकि इनके बनने पर एंथैल्पी और आयतन में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट देखो, इसमें वाष्प दाब ज़्यादा है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इनका वाष्प दाब तो अधिक, लेकिन इनका क्वथनांक, एक नया चीज़ है ये, क्वथनांक कम होता है। जिसका वाष्प दाब अधिक उसका क्वथनांक कम, क्योंकि जिसका वाष्प दाब अधिक होता है ना वो कम ताप पर ही उबल जाता है। तो इनका वाष्प दाब तो अधिक लेकिन क्वथनांक कम होता है, जबकि इसमें उल्टा होगा। इसमें हम क्या लिखेंगे कि इनका वाष्प दाब तो कम लेकिन इनका क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। जिसका वाष्प दाब अधिक उसका क्वथनांक कम,
और जिसका वाष्प दाब कम उसका क्वथनांक अधिक। अब क्वथनांक पर विशेष शब्द पे ध्यान दिया है तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये उच्च क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, उच्च क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। ये एक नया शब्द है आपके लिए कि स्थिर क्वाथी क्या होता है ना। तो ये उच्च तापीय हम लिख सकते हैं क्वाथी के स्थान पे, ये उच्च तापीय स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। जबकि इधर हम लिखेंगे कि ये निम्न, मैंने उल्टा बोल दिया ना, देखो क्वथनांक इसका कम है, इसका क्वथनांक कम है, तो यहाँ पर उच्च नहीं, यहाँ पर तो आएगा निम्न, है ना। जिसका वाष्प दाब ज़्यादा उसका क्वथनांक कम, तो क्वथनांक कम है इसलिए इसका नाम होगा निम्न तापीय स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। जबकि उधर क्वथनांक अधिक है तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये उच्च तापीय स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, साथ ही धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, इनमें अंतर को भी कंप्लीट करके लिखना है।